हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित मजुमदार है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आपके सामने आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी का उद्देश्य है कि हमको कैसे अपनी स्किलिंग और री-स्किलिंग हमेशा जारी रखनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी वार में हैं या किसी कंपटीशन में हैं तो एज ए लीडर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, हमको किस तरीके से अपना प्लान्स बनाने चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए। तो ये स्टोरी है दोस्तों कोरियन वार के ऊपर, जो कि 1950 से 1953 तक चली थी। और इस स्टोरी को हम लोग इस बैटल को या इस वार को हम लोग वार ऑफ एट्रिशन भी कहते हैं। और इस वार में सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से कोरियन वार में चाइनीज़ जो सिपाही थे, चाइनीज़ जो सेना थी, उन्होंने यूएस जैसी आर्मी को किस तरीके से खदेड़ दिया था, हरा दिया था, उसके ऊपर ये कहानी है। कोरिया का वार चालू हुआ था 1905 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस समय कोरिया के ऊपर जापानियन कॉलोनिज्म था और उस समय दो मेन सुपर पावर थे, सोवियत यूनियन और अपना यूएस। तो सोवियत यूनियन ने जो अपना कोरिया था उसका नॉर्थ पार्ट सोवियत यूनियन के पास था और जो साउथ पार्ट था वो यूएस एडमिनिस्ट्रेट करता था। और हम जानते हैं कि रशिया, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में तो कोल्ड वॉर चल ही रहा था। इसके साथ में क्या था कि हमारा जो नॉर्थ कोरिया था उसमें सोवियत यूनियन के साथ चाइना भी साथ में शामिल था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे थोड़े दिन बढ़े वैसे वैसे नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ आक्रमण करना चालू कर दिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक जगह थी जिसको हम लोग कहते थे 38 पैरेलल। और कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक थे वो साउथ कोरिया में 38 पैरेलल की तरफ से घुसने लगे, जहाँ पे यूएस सैनिक भी थे, और उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। हुआ ये कि यूएस के जो वहाँ पे सैनिक थे और जो साउथ कोरिया की जो सेना थी वो वहाँ पे हार गई और वो लोग एक जगह पे जाके सब इकट्ठा हो गए, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया की सेना थी वो भारी पड़ गई साउथ कोरिया पे। अब क्योंकि यूएस उस समय सुपर पावर था तो इसके जवाब में उस समय का जो लीडर था यूएस का, जनरल मैकआर्थर, उन्होंने एक 90% अपनी सेना जो यूएस से भेजी और उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और ऐसा आक्रमण किया कि उस पर बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव किलिंग हुई और नॉर्थ कोरिया के सिपाही जो है वो भाग के 38 पैरेलल के उस तरफ जाके छुप गए। और यूएस की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे करके नॉर्थ कोरिया में उन्होंने नॉर्थ कोरिया को कैप्चर कर लिया। नॉर्थ कोरिया कैप्चर करने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम चाइना को भी कैप्चर कर लें, और ये लोग चाइनीज़ बॉर्डर तक पहुंच गए। वहाँ पे यालू रिवर थी, यालू रिवर थी, वहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने सोचा कि यालू रिवर हम क्रॉस कर जाएंगे और हम चाइनीज़ टेरिटरी को हम लोग कॉन्कर कर लेंगे। लेकिन ये यहीं पे इनसे गलती हो गई। चाइनीज़ लोग पहले ही यालू रिवर क्रॉस कर चुके थे और चाइनीज़ सोल्जर ने उस समय यूएस वालों को, यूएस सिपाहियों को हरा दिया। उस समय आप अगर बताया जाए तो यूएस की जो जीडीपी थी, यूएस का जो इकोनॉमी था, जीडीपी था, उस समय $280 बिलियन था, और वहीं जो चाइना का जो जीडीपी था वो $10 बिलियन था। $280 बिलियन और $10 बिलियन दो कंट्रीज़ के बीच का जीडीपी था, और लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज़ लोगों ने यूएस के लोगों को कैसे हरा दिया। वहीं उस समय यूएस का जो टेक्नोलॉजिकली यूएस बहुत आगे निकल चुका था चाइना से। ये उनके पास आर्मामेंट्स थे, उनके पास नई वेपनरीज थे, यहाँ तक वो न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी चाइनीज़ जो सिपाही थे उनके पास इतने अच्छे आर्मामेंट्स थे, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने यूएस के लोगों को हरा क्या दिया। उसके बाद उनके बीच में जो कोरिया जब इतना ये इन्होंने ऐसा हराया कि यूएस के जो ट्रूप थे वो 38 पैरेलल वो उसके उस तरफ तक पहुंच गए, यानी उन्होंने नॉर्थ कोरिया को फ्री कर दिया और वो साउथ कोरिया में दोबारा यूएस के सैनिक पहुंच गए। और उसके बीच में वहाँ पे फिर एक कोरियन ट्रीटी बन गई जिसको कहते हैं कोरियन आर्मिटाइज एग्रीमेंट, और उसके तहत जो था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जंग नहीं हो सकती थी और एक फ्रोजन वॉर की तरह हो गया। मैं यहाँ पे फ्रोजन वॉर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए ये कोई शांति ट्रीटी नहीं था, ये कोई शांति पॉलिसी नहीं था, ये खाली ये था कि ये वापस दोबारा फिर से जंग लड़ सकते थे। खाली जंग को रोकने के लिए एक कोरियन आर्मिटाइज एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन मुद्दा ये है कि चाइनीज़ लोगों ने कैसे यूएस के लोगों को हरा दिया। तो इसका जवाब ये था कि जब जापानीज़ लोगों का इन्वेजन वहाँ पे था, जब कोरिया के ऊपर था, उस समय यूएस ने जापानीज़ वालों को वहाँ से शिफ्ट करा दिया था। और उसके बाद जो यूएस सोल्जर्स वहाँ पे थे उनका कभी भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं हुआ था, और ये बात चाइना को पता थी, क्योंकि उन्होंने जब हुआ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में जब वार हुआ तो उन्होंने देखा कि जो यूएस के सोल्जर है वो तो स्किल्ड नहीं रहे, क्योंकि वो तो उस समय उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली नहीं।
दूसरा, उन्होंने कभी ये नहीं ध्यान दिया कि चाइनीज़ जो टेरेन है, चाइनीज़ टेरिटरी है, वो कैसी है। उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर क्रॉस करना है, वहाँ पे हिली टेरेन हो सकता है। और यूएस के जो लोग थे वो खाली ऑन द रोड लड़ाई करने के लिए ही सक्षम थे, उन्होंने कभी ऑफ रोड ट्रेनिंग ली नहीं थी। तो ये दो कमियां थी। दूसरा ये था कि वो कभी भी वेदर के हिसाब से लड़ नहीं पाते थे। सो विंटर्स में उनको लड़ने की तकलीफ होती थी, नाइट में लड़ने का उनको स्किल नहीं था। पांचवा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिन्होंने मिस कर दिया उनके लीडर ने। उन्होंने जब ये देखा कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को विन कर लिया है, तो उन्होंने चाइना को भी सेम स्ट्रैटेजी से विन करने के सोच लिया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्या चाइना भी अटैक कर सकता है। उनके दिमाग से ये मिस आउट कर गया, या उन्होंने चाइना को अपने बहुत छोटा समझ लिया। और उन्होंने इस चीज़ को, ये हॉलिस्टिक अप्रोच जो था उनके लीडर का, जनरल मैकआर्थर का, नहीं हो पाया कि चाइना कैन ऑल्सो अटैक। लेकिन वहीं चाइनीज सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहली बात तो उनके जो सोल्जर्स थे उनके वो सब वार कॉम्बैट वेटरन्स थे। वार कॉम्बैट वेटरन क्या होता है, वो लोग जो पहले जंग लड़ चुके होते हैं और जिनको पूरा नॉलेज होता है वार स्ट्रैटेजीज के बारे में। इन्होंने जितने भी अपने लीडर्स जो रखे थे सामने, वो सब वार कॉम्बैट वेटरन्स को रखा हुआ था, जिनको पता था कि यूएस की वीकनेस क्या है। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी उधर नहीं थी। दूसरा ये था कि इनको ये सब नाइट पे काम करने के लिए स्किल थे, ये सब स्विमर, अच्छे स्विमर्स थे। ये लोग जो है, इनको ऑफ रोड माउंटेन्स में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, हिल्स में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ये सारी ट्रेनिंग चाइना वालों ने उनको दे दिया था। इनको पता है उनके पास हाईली टेक्निकल नहीं है वो लोग, इसलिए उन्होंने अपने मैनुअल मैन पावर को बहुत ट्रेन करके रखा हुआ था। दूसरा, उन्होंने अपनी सेना बहुत बड़ी करके रखी थी, यानी दे नो कि हम अगर टेक्नोलॉजी में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम अपने मैन पावर को, अपने स्ट्रेंथ पर उन्होंने काम किया, अपने मैन पावर को उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। और ये सारी जो भी होलिस्टिक थिंग्स थी, ये सब जनरल मैकआर्थर के दिमाग में नहीं आई और उन्होंने सीधे चाइना पे धावा बोलने का सोच लिया। और इसीलिए क्या हुआ कि जो अनस्किल्ड, जो लेस स्किल्ड चाइनीज़ लोग थे, उन्होंने हाईली स्किल्ड, हाई जीडीपी वाले यूएस को हरा दिया। तो दोस्तों, आज के सेशन में इसको कैसे कहेंगे, आज के कंटेस्ट पे कैसे कहेंगे कि क्या इसकी यूज़फुलनेस है। यूज़फुलनेस ये है कि जब भी हमें अपने हमें अनलर्न और लर्न के मॉडल में जाना चाहिए, यानी कि हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, और जो स्किल्स हमारे अंदर है उसको हमेशा अपने उन कंसेप्ट को, हमेशा बेसिक कंसेप्ट को हमेशा रिवाइज करना चाहिए। दूसरा ये, अगर आप ऐसे लीडर हैं तो हमेशा आपको एक होलिस्टिक प्लान बी या प्लान सी लेके चलना चाहिए। हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी हर कंट्री पे काम नहीं आ सकती है, हर कंपटीटर पे एक ही स्ट्रैटेजी से आप नहीं जीत सकते हैं। तो आपको हर कंट्री का, हर एक उसका अप्रोच जो है वो डिफरेंट रखना चाहिए। तीसरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि हम नॉर्थ कोरिया पे विन कर लिया, उन्होंने सोचा वो चाइना पे विन कर लेंगे, तो ये उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी वो हारे थे। तो ये एक रीज़न था कि लीडर को कभी भी और उसकी टीम को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। चौथा, कम्युनिकेशन था। उन्होंने कभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन किया ही नहीं था, यानी कि वो खाली जो है सोवियत यूनियन से, उनका फोकस सिर्फ सोवियत यूनियन पे था, बड़े बिग पिक्चर पे था। लेकिन जो छोटी चीज़ थी, जो छोटे लोग थे, जो चाइना जो था, उस पर उनका फोकस नहीं रह गया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ गया। तो दोस्तों, ये इस कहानी का सीख था और मैं आपके साथ और कहानी से जुड़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच।